पे मल्टीपल फिल्मोरा के वीडियोस हमने आपको दे चुके हैं और इन सब का फायदा तभी है जब आप एक अच्छी स्टोरी क्रिएट कर सको और एक अच्छा आउटपुट वहां से निकाल सको। कोई भी टूल आप सीखो लेकिन अच्छा आउटपुट आप नहीं निकाल पा रहे हो, इवेंचुअली ये माइंड का खेल है, तो माइंड आपको सीखना पड़ेगा। आज हम सीखेंगे कि एक अच्छी हाईलाइट हम कैसे बना सकते हैं, उसका बेस क्या होता है और उसमें क्या आइडियोलॉजी और क्या उसमें माइंड लगता है। सबसे पहले हम इसको थोड़े फेज में बांटते हैं। तो पहला जो हमारा फेज होता है वो स्टार्टिंग फेज होता है। स्टार्टिंग फेज यानी एस्टैब्लिशिंग शॉट जिसको हम कह सकते हैं। उसमें आप ग्रूम का चेहरा दिखा सकते हो या फिर ड्रोन शॉट, लोकेशन रिवील करनी होती है, यानी ग्रूम एंड ब्राइड लोकेशन शॉट, या फिर कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट जो एक स्टोरी को प्रेजेंट करनी होगी। स्टोरी से मैं कहना चाहूंगा कि आजकल आप जितने भी हाइलाइट्स देखोगे वो सीमलेस बनते हैं, एक फिल्म की तरह बनते हैं। फिल्म की तरह इसलिए क्योंकि वहां सिनेमैटिक मूवमेंट होना रहता है। ऑडियंस को फील ही नहीं होना चाहिए कि वो एक रिकॉर्डेड वीडियो है, यानी इतना इमोशनल टच दे दो, इतना अच्छा बेहतर तरीके से बनाओ। इसलिए तो उसको फिल्म कहते हैं। फिल्म देखते हुए हमको कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये बना बुनाया है, बल्कि उस स्टोरी को हम रिलेट कर पाते हैं, वहां इमोशनल हो जाते हैं। वही टच हमको आज के डेट में हाइलाइट्स में देना है, तभी वो एक अच्छी स्टोरी बन पाएगी, तभी एक अच्छा स्टोरी हम क्रिएट कर पाएंगे। तो हम समझते हैं उसके फेजेस क्या होते हैं। पहला, आपको स्टार्टिंग फेज में ध्यान देना है, जहां आप लोकेशन को टच कर सकते हो, जहां आप स्टैब्लिशिंग करोगे ग्रूम एंड ब्राइड को या फिर उनके फैमिली को आप स्टेबल कर सकते हो। सेकंड फेज होता है हमारा मिड का फेज। मिड का फेज में यानी इवेंट क्या हो रहा है उसको हम वहां पर दिखाते हैं, थोड़ी सी झलक उसकी। जैसे कि हल्दी हो रहा है तो हल्दी की तैयारियां दिखा सकते हैं या फिर हल्दी के मूवमेंट्स दिखा सकते हैं। उसके बाद में हमारा होता है इमोशनल टच। इमोशनल टच यदि आपके पास है, जैसे कि विदाई का जो है वो इमोशनल टच हो जाता है। आजकल लोग पॉडकास्ट शूट करते हैं, इंटरव्यू शूट करते हैं, इंटरव्यू को भी हम वहां पर इमोशनल टच में दिखा सकते हैं। इमोशनल टच जब आप दिखाओगे तभी वहां से एक स्टोरी क्रिएट कर पाते हैं। जैसे कि स्टोरी क्रिएट करना है, एक इवेंट्स आपको बता दूं, यदि कोई माँ एकदम इमोशनल होकर रो रही है, या फिर विदाई जो नेचुरल इमोशनल स्टोरी क्रिएट करते हैं, फिर पापा का अनोखा डांस, पापा पहली बार डांस किए, मम्मी डांस कर रही है, या फिर कोई डांस करते करते गिर गया, या फिर संगीत में कुछ ऐसे कपल जो कभी डांस नहीं करते वो डांस किए। ये कुछ अच्छी स्टोरीज होती हैं जो जिसको भुलाया नहीं जाता है ना, जिसकी तलाश रहती है लोगों के। ऐसे इवेंट्स वेडिंग में होते हैं। उसी इमोशनल को, उसी स्टोरीज को, उसी वीडियो क्लिप को हमको एक अच्छी स्टोरी क्रिएट करके दिखाना है। जैसे कि पापा रो रहे हैं और राइट आपने बीजीएम या फिर राइट वॉइस ओवर भी दे सकते हो आप। पापा के नाम का वॉइस ओवर यदि आप दे रहे हो, सामने से पापा रो रहे हैं, तो फिर वो एक अच्छा इमोशनल टच बन जाता है। कोई ऐसी स्टोरीज, किसी ने कुछ बोला, जैसे कि डायलॉग बाजी, आप जितने भी रील स्क्रॉल करोगे या फिर वेडिंग हाईलाइट देखोगे, उसमें आजकल जो इवेंट हो रहे हैं उनकी ओरिजिनल ऑडियो भी डाली जाती है। दादी हूँ, मैं दुल्हन की नानी हूँ, मैं दुल्हन की मम्मी हूँ, मैं दुल्हन की मौसी हूँ, मैं दुल्हन की चाची हूँ, मैं दुल्हन की बुआ, मैं दुल्हन का बुआ, मैं दुल्हन की बुआ। वो इसलिए क्योंकि उससे एक अच्छा रिलेटेबल आता है, यानी बना बुनाया नहीं लगता। उस जगह को, उस लोकेशन को, उस इवेंट को वो लोग एक हिसाब से फील कर पाते हैं ना। तो इसी को, फीलिंग को ही तो हम अच्छा वेडिंग हाईलाइट बोलेंगे। ये पूरा माइंडसेट का कमाल है। टूल्स तो आसानी से आप सीख जाओगे और फट से बना भी दोगे, लेकिन जब तक आपके में माइंडसेट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप एक अच्छी स्टोरी क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो एक अच्छा हाईलाइट बनाने के लिए आपको ये सब ध्यान देना रहता है। और एंड, ब्राइड का शूट कर रहे हो तो ब्राइड के शूट में कैसा रहता है कि आपकी विदाई ही इमोशनल टच हो जाती है, वही एंड हो जाता है। तो आप विदाई को अच्छे से पेसिंग कर पाओगे। उसमें इमोशनल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विदाई में हो जाती है, तो वो इमोशनल टच दे पाती है। उसके बाद में आप यदि ग्रूम के साइड से कवर कर रहे हो तो ग्रूम के साइड्स में जो आपकी पार्टी होती है उसमें अच्छे अच्छे डांस हो जाते हैं, या फिर पार्टी में कुछ ऐसा अनोखा मोमेंट हो जाता है, पार्टी में कई फायरवर्क्स जलते हैं, या फिर लोकेशन अच्छा हो जाता है। तो ये आपका एंड होता है जब आप कोई इंजॉइंग मोमेंट को दिखा सकते हो। तो वहाँ पर अपबीट म्यूजिक आप खेल सकते हो। पूरा खेल इनडायरेक्टली म्यूजिक का ही है। आपको एक्सट्रीम म्यूजिक वहाँ पर यूज़ करना है जिसमें बहुत ज़्यादा कट्स हो, या फिर डीजे लाइक म्यूजिक। और जब आप इमोशनल टच कर रहे हो तो आपको इमोशनल यानी लो बीट म्यूजिक यूज़ करना है। इसी को हम सीखे हैं, जहाँ पर आपको मैं एक वीडियो दिया हूँ बीट मार्किंग के ऊपर, वहाँ पर संगीत का पूरा ज्ञान है। अब जाके उसको एक बार जरूर चेकआउट करिए।
तो हम चलते हैं इसके स्टेप्स की ओर। फर्स्ट आपको डेटा एनालाइज करना है। डेटा एनालाइज कैसे करें इसके भी वीडियो आ चुके हैं, उसको भी ज़्यादा देख लो। पहले आपको पूरा डेटा को चेकआउट करना है कि क्या स्टोरीज यहाँ से निकल सकती है, कौन से अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं, किस मोमेंट को डालना है, किस मोमेंट को नहीं डालना है। उसके बाद में आपको उसके हिसाब से सॉन्ग सिलेक्शन करना है। आप यूट्यूब से, आप गूगल से, जहाँ से भी हो सके आप सॉन्ग को सुने होंगे, उसके हिसाब से वो सॉन्ग आपको निकालना है। उसके बाद में उसको टाइमलाइन पे लाना है। तो फर्स्ट आपको स्टार्टिंग फेज पे ध्यान देना है, जहाँ पर आपको अपबीट लगाना है। स्टार्टिंग जब आप उसका क्रिएट करोगे तो स्टार्टिंग में आपको उसका पूरा स्टोरी दिखा सकते हो या फिर कोई ऐसा इफेक्ट दिखा सकते हो जिससे लोगों की पूरी अटेंशन ग्रैब हो। आपको पहले के 30 सेकंड में लोगों की अटेंशन पूरी ले लेनी है, और उस अटेंशन के बाद में उसमें आप रैपिड शॉट भी दिखा सकते हो, इफेक्ट भी दिखा सकते हो, अपना नेम दिखा सकते हो, या फिर ग्रूम एंड ब्राइड को रिवील कर सकते हो। और बीट का पूरा खेल है, तो आप बीट बिल्कुल ही ना भूलिए। स्टार्टिंग का फेज है, फिर मिड का फेज जो आ जाता है, मिड के फेज में आपको सॉन्ग के हिसाब से उनके कट्स को लगाने हैं। जैसे कि बीट मार्किंग में हमने सीखे हैं, बीट मार्किंग आप बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ पर आई बटन में शो हो रहा होगा। और ये सब करने के बाद में आप एक एंड का पोर्शन तैयार करिए, जैसे कि मैंने फर्स्ट में ही आपको बता दिया। एंड के पोर्शन आपको दिख रहे होंगे कि एंड के पोर्शन कैसे होंगे। अब उसके बाद में उसका फेज आता है कि सभी फुटेजेस को ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज करने के बाद में उसमें जो भी इफेक्ट मैंडेटरी हो, वैसे तो जनरली जब आप बीट मार्किंग करते हो तो आपको इफेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी इफेक्ट वहां पर लग रहा है। जैसे कि कई जगह डिजॉल्व लग रहा है, कई जगह फैडिंग लग रहा है, कई जगह लग रहा है कि यहाँ पर थोड़े अनोखे इफेक्ट की ज़रूरत है, मास्किंग की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज ना करो, जितना अच्छा क्लीन रहेगा उतना अच्छा वेडिंग हाईलाइट बैटर लगेगा। उसके बाद में आप उसको कलर ग्रेड करो। जब फाइनल टच हो जाए उसके बाद में आप कलर ग्रेड करो। फुटेजेस को वेल ऑर्गेनाइज करना, ये हमारा पहला काम होता है। जब आप डेटा एनालिसिस करोगे तब आप अपने फुटेजेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज रखो। हो सके तो वहाँ पर कलर्स भी आप दे सकते हो कि अलग अलग फुटेजेस के हिसाब से कलर, तो आप कलर्स यानी वो क्लिप्स में आप कलर से हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद में आप जब कलर ग्रेडिंग करोगे तो सेम लट्स अप्लाई करके या फिर सेम कलर करके एडजस्टमेंट लेयर लेकर आप उसमें कलर ग्रेड करोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इससे आपका काम बहुत ही फास्ट हो जाएगा और आप एक अच्छी स्टोरी क्रिएट कर पाओगे। तो स्टेप्स में आपको रिमेंबर करा दूं, आपको डेटा ऑर्गेनाइज करना है और एनालिसिस करना है। उसके बाद में आपको बीट सिलेक्शन करना है। उसके बाद में आपको स्टार्टिंग फेज, रैपिड, फील, इमोशनल, टेक्स्ट भी दे सकते हो आप, जिसमें लोगों की अटेंशन ग्रैब हो, वो करना है। उसके बाद में आपको मिड रेंज की पूरी स्टोरी दिखानी है। उसके बाद में आपको उसका एंड भी करना है। एंड करने के बाद में आप उसमें मैंडेटरी इफेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको कलर ग्रेड करना है, देन एक्सपोर्ट करना है भाई। यही था वेडिंग हाईलाइट का पूरा ज्ञान। यदि आप जैसे ही इसमें प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद में आपकी जो स्टोरीज है वो अच्छी बनने लगेगी। सबसे पहले प्रैक्टिस मांगती है, कोई भी एडिटिंग बहुत सालों की मेहनत, प्रैक्टिस और डेटा एनालिसिस मांगता है। तो एक अच्छे डेटा से आप एक अच्छी स्टोरीज क्रिएट करिए, और स्टोरीज क्रिएट करना ही है।